हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके फेवरेट वीडियो गुरु में, जहां मैं आपकी इंग्लिश गुरु आपके साथ जुड़ी हुई हूं आपको बैंक और एसएससी दोनों की तैयारी करवाने के लिए। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि आपके स्टेटमेंट में कंजंक्शंस कैसा स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं और वो कैसे आपके सेंटेंस में अलग अलग फॉर्म्स को फॉलो करते हैं। आज हम उसी के एक्सेप्शंस के बारे में और पढ़ने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू रीड अबाउट मोर कंजंक्शंस टुडे। सो द फर्स्ट थिंग इज अबाउट बट। क्लियर? ओके, बट का मतलब पहले क्या होता है पहले वो समझते हैं। बट मतलब ये कर सकते थे तो इसके अलावा कुछ और भी कर सकते थे। मतलब हम यहाँ कर क्या रहे हैं, कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं दो एक्शंस। मतलब अगर हम ऐसा कहते हैं कि हमने कुछ किया बट हम कुछ और कर सकते थे, है ना, तो बट लगा के आप क्या कर रहे हैं, अपने फर्स्ट एक्शन को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं किसी दूसरे एक्शन के साथ। ये सेम चीज होती है। रिमेंबर दैट इट इज यूज्ड टू लिंक कंट्रास्टिंग आइटम्स व्हिच आर ऑफ द सेम ग्रामेटिकल टाइप। क्लियर? जैसे आई हैव बॉट अ न्यू हाउस बट आई स्टिल हैवंट सोल्ड द ओल्डर वन। मैंने नया घर खरीद लिया है बट अभी तक दूसरा घर नहीं खरीदा। यहाँ ये दोनों ही एक्शंस में कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। क्लियर? दूसरा, कॉल मी ओल्ड फैशन बट आई लाइक हैंड रिटन लेटर्स। मुझे आप भले ओल्ड फैशन बुला लो लेकिन मुझे क्या पसंद है, मुझे पसंद है हैंड रिटन लेटर्स। क्लियर? नेक्स्ट वी हैव बट फॉर। अब बट के साथ फॉर को कैसे यूज किया जाता है? It is used to introduce the reason why something didn't happen। मतलब बट अगर कॉन्ट्रास्ट कर रहा है तो बट फॉर्म में रीजन है। क्या है? रीजन कि कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ। जैसे बट फॉर द ट्रैफिक आई वुड हैव रीच्ड एन आवर अर्ली। अगर ट्रैफिक ना होता, इतने से लाइन का मीनिंग है कि अगर ट्रैफिक ना होता तो हम 1 घंटा पहले पहुंच जाते। But for the traffic, I would have reached an hour early. In the same way, I would have reached here on time, but for the weather. मैं यहाँ पहले आ जाता, but for the weather, I couldn't reach. मतलब यहाँ weather reason था मेरे यहाँ पे टाइम पे ना पहुंचने का। उसी तरीके से जैसे but for the traffic में traffic reason था आपके वहां पे 1 घंटा पहले नहीं पहुंचने का। क्लियर? सो बेसिकली सेंटेंस में अगर बट है तो कॉन्ट्रास्ट है दो एक्शंस में, वहीं अगर बट फॉर है तो रीजन है कि दूसरा एक्शन क्यों नहीं हुआ। सॉर्टेड? नेक्स्ट वी हैव ऑल बट या फिर ऑलमोस्ट कंप्लीटली। इसका जो मीनिंग होगा, जो टर्म निकल के आएगा वो होता है ऑलमोस्ट कंप्लीटली, नॉट कंप्लीटली, ऑलमोस्ट कंप्लीटली। मतलब अगर ये 99.99% है तो भी ये कंप्लीट नहीं माना जाएगा। क्लियर? लेट्स सी। I had all but finished the letter when the computer crashed and I lost it all। मतलब हम लेटर फिनिश कर चुके थे लगभग जैसे ही मेरा कंप्यूटर क्रैश किया या बंद हुआ। मतलब यहाँ पे आपका एक्शन कंप्लीट नहीं है, इट इज ऑलमोस्ट कंप्लीट। तो हम कैसे लिखते हैं? आई हैड ऑल बट फिनिश्ड द लेटर। ऑल बट फिनिश्ड मतलब रह गया थोड़े से लेटर फिनिश होना, जैसे ही कंप्यूटर क्रैश हुआ मेरा सारा इंफॉर्मेशन उसमें से खत्म हो गया। Clear? In the same way, his parents have all but given up hope of seeing him again। मतलब उसके पेरेंट्स ने सारे होप को छोड़ दिया है of seeing him again। मतलब शायद उन्हें ये अंदाजा लग चुका है कि अब वो अपने बच्चे को दोबारा नहीं देख पाएंगे। समझ आया ना? दोनों में अंतर क्या है? देखो, ऑल का मतलब होता है कंप्लीट, लेकिन अगर कंप्लीट है तो उसके साथ आप बट ऐड कर दे रहे हो। मतलब आप बोल रहे हो ये अभी भी पूरा कंप्लीट नहीं है, इसमें कुछ हिस्सा रह गया है। तो जब भी किसी चीज में कोई गुंजाइश या कुछ हिस्सा आपके काम का बच जाता है तो ऑल बट को यूज किया जाता है ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि वो एक्शन कंप्लीट नहीं है, इट इज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। क्लियर? इफ यस, लेट्स मूव ऑन टू योर नेक्स्ट स्लाइड। इट इज अबाउट व्हाइल। अगर ये रूल हम व्हेन के लिए लेते ना तो भी ये सही था। व्हेन और व्हाइल दोनों का मीनिंग होता है इट मीन्स ड्यूरिंग और थ्रू आउट द टाइम, दैट द सेम टाइम और दैट। ठीक है? मतलब सेम टाइम के वक्त जो भी दो एक्शंस हो रहे होते हैं, जो भी दो एक्शंस हो रहे होते हैं उनके साथ हम व्हेन या व्हाइल को यूज करते हैं। ठीक है? जैसे मान लीजिए कि आपके घर में एक छोटी सी बच्ची का बर्थडे पार्टी है या आपके बगल में किसी छोटी सी बच्ची का बर्थडे पार्टी है और आप वहां जा रहे हो तो आपने देखा कि उसके फादर गाना गा रहे थे और वो छोटी सी बच्ची डांस कर रही थी। तो आप क्या बोलोगे ये सेंटेंस में? व्हेन आई रीच देयर आई सॉ द फादर सिंगिंग। Yes or no? The father singing and the little girl dancing। यहाँ देखो दोनों ही एक्शन सेम साइमल्टेनियस टाइम पे हो रहे हैं, इसीलिए सेम टेंस को फॉलो कर रहे हैं। सेम चीज वाइल के लिए भी जाता है। क्लियर? जैसे राधा sang while her uncle danced। राधा ने जब गाया, जब गा रही थी तब उसके अंकल डांस कर रहे थे। तो जब गा रही थी पास्ट में, राधा का जो सैंग है देखो ये भी पास्ट टेंस में जा रहा है और उसके अंकल का डांस जो है वो भी एक्शन कौन से टेंस में जा रहा है? पास्ट टेंस में जा रहा है। क्लियर?
इन द सेम वे द लिटिल बॉय वॉज प्लेइंग, एक एक्शन, while his father was watching him play, मतलब दो एक्शन हो रहे थे. जब लिटिल बॉय खेल रहा था उसके फादर उसे खेलता हुआ देख रहे थे. राइट, तो यहाँ पे हमारे दोनों एक्शंस एक साथ हो रहे हैं, तो दोनों हमारे सेम टेंस में होंगे. बॉय प्लेइंग, फादर वॉचिंग. क्लियर? इन द सेम वे स्ट्राइक द आयरन व्हाइल इट इज हॉट. स्ट्राइक करिए आयरन को तब जब वो गर्म है. ये कहावत भी है कि लोहे को तब मारो जब वो एकदम गर्म हो, है ना. लोहा गर्म है अब मारो, ऐसे ही बोला जाता है ना. तो मतलब यहाँ पे देखो हम जो स्ट्रक्चर है वो फैक्ट को रेफर कर रहे हैं. तो हम बोल रहे हैं स्ट्राइक द आयरन व्हाइल इट इज हॉट. उस समय मारने से शेप या उस चीज का स्ट्रक्चर ज्यादा आसानी से बन जाता है. इज दैट क्लियर? अब आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा? लेट्स जस्ट गिव अ ब्रीफिंग अबाउट इट. अगर आपके सेंटेंस में बट यूज होगा तो कॉन्ट्रास्ट होगा, ठीक है. अगर बट फॉर होगा तो रीजन होगा जिसकी वजह से दूसरा एक्शन नहीं हुआ. ऑल बट होगा तो इसका मतलब हो रहा है कि सारा नहीं, कुछ हिस्सा रह गया, मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीटेड. और अगर वाइल यूज होगा तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे सेंटेंस में दो एक्शंस हो रहे हैं और दोनों टेक प्लेस कर रहे हैं एट द सेम टाइम. क्लियर? Let's move on further to your next slide. Next is because. Now what do you understand by the term because? It is a reason. Because कुछ नहीं है. Because आपके सेंटेंस में क्या है? सीधा सीधा रीजन है, राइट? जैसे I respect him because he is my father. मैं उसकी रिस्पेक्ट क्यों करता हूं? क्योंकि वो मेरे फादर हैं, है ना. मैं उनकी रिस्पेक्ट क्यों कर रहा हूं? Respect him because the reason of my respect is that he is my father. Mostly you should respect all elder people, but this time you just take it as a statement. ठीक है? In the same way, I thrashed him because he abused me in the name of my mother. है ना. मैंने उसे मारा, लेकिन मेरे मारने का कारण था. कारण क्या था? Because से उसका रीजन आता है, ठीक है. Now the reason is he had abused me on the name of my mother. उसने मेरी मदर का नाम लेके मुझे अब्यूज किया था. Is that clear? So because अगर आपके सेंटेंस में यूज किया जा रहा है तो इट इज यूज टू स्पेसिफाई सम स्पेसिफिक रीजन. तो जिस सेंटेंस के हिस्से से बिकॉज स्टार्ट होगा वहां पे आप सीधे सीधे किसको रिलेट करोगे? रीजन को, कि पहला एक्शन क्यों हुआ. इज दैट क्लियर? इफ यस, लेट्स मूव ऑन टू योर नेक्स्ट रूल. नेक्स्ट जो कंजंक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज एज इफ. एज इफ मतलब जैसे कि, है ना. यहाँ पे हम बोल रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई बंदा आप पे चिल्ला के चला गया तो आप बोलते भाई वो मेरे पे ऐसे चिल्ला रहा है जैसे मेरा बॉस है ना. या जैसे मेरे पापा मम्मी मेरे पे चिल्लाते हैं वो मेरे पे ऐसे चिल्ला रहा है. तो जैसे कि वो आपका बॉस है या जैसे कि आपके फादर या मदर आप पे चिल्लाते हैं, इसका मतलब वो है तो नहीं ना. यहाँ पे वो पर्सन वो बनने की कोशिश कर रहा है. ही इज ट्राइंग टू बिहेव समथिंग. ही इज ट्राइंग टू बिहेव समथिंग ही इज नॉट. राइट? समथिंग ही इज नॉट. तो अगर हम इसको छोटे शब्दों में एक्सप्लेन करें तो हम क्या बोलेंगे? कि उसका जो बिहेवियर है वो अनरियल है. यस और नो. अब आप अनरियल वर्ड को टारगेट करिए और अब आप ये समझिए एज इफ का मतलब अगर अनरियल होता है तो हमने इफ का मतलब भी तो वही बताया ना, वो कंडीशन के लिए जाएगा. अब अनरियल तो बर्ड का फ्लाई होना भी था. जब हम सोच रहे थे कि काश अगर हम बर्ड होते तो हम उड़ते, है ना. तो अनरियल सिचुएशंस को जब हम डिपिक्ट करते हैं हमारे सेंटेंस में तो हम एज इफ के साथ करते हैं. जैसे कि it expresses unreal behavior where a person poses or pretends to be what he actually is not, and it is used with this conjunction which can actually represent unreal behavior. ठीक है? जैसे he behaves as if he were my boss. Now the question is, क्या हम लिख सकते थे he behaves as if he was my boss? कभी नहीं लिखेंगे, कभी नहीं लिखेंगे. क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है? इफ आ रहा है ना. और कंडीशनल क्लॉज अगर आता है सेंटेंस में तो वॉज की जगह हम किसको लिखते हैं? वेयर को. याद है हमने क्या बोला था कि अगर हम आप होते तो ये रूम ज्यादा अच्छा डेकोरेट करते. तो हमने इसको स्टेटमेंट में कैसे लिखा था? इफ आई वेयर यू आई वुड डेकोरेट द रूम बेटर. अगर हम आप होते तो रूम ज्यादा बेटर डेकोरेट करते, है ना. तो बेसिकली इफ है तो यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर हमेशा वेयर ही लेगा. याद रखिएगा एज इफ से जब भी क्वेश्चन देखे गए हैं वहां पे वॉज होता है. आपको याद रखना है यहाँ पे जो सब्जेक्ट के एक्शन को हम रेफर करेंगे वो हमेशा किसके साथ रेफर करेंगे? पास्ट में, मतलब वेयर के साथ. ठीक है? इन द सेम वे ही इज रनिंग एज इफ ही वर मैड. वो दौड़ रहा है जैसे कि वो पागल है ना. तो एज इफ ही वर मैड जब आप बोल रहे हो तो आप सेंटेंस में क्या बोल रहे हो? जैसे कि उसे कुछ हो गया है, एज इफ ही इज सिक. राइट?
इन द सेम वे ही बिहेव्स एज इफ ही हैड बीन माई बॉस। वो ऐसा बिहेव कर रहा है जैसे कि वो मेरा बॉस रह चुका है। तो हैड बीन माई बॉस का मतलब है रह चुका है, शायद, मतलब ये परफेक्ट बना रहा है आपके सेंटेंस को। इज दैट क्लियर? इफ इट इज, लेट्स मूव फर्दर टू योर नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट वी हैव एज एंड सो एज। जैसा कि आप लोगों ने एडजेक्टिव चैप्टर में पढ़ा था, एडजेक्टिव्स में हमने देखा था ना कि जब हम सो एज या फिर एज को लेते हैं तो हम कंपैरिजन करते हैं, है ना, कंपैरिजन करते हैं। नाउ लेट्स सी किस टाइप का कंपैरिजन करते हैं। बोथ आर कंजंक्शंस दैट वी यूज फॉर कंपैरिजन, मतलब ये दोनों मेरे जो वर्ड्स होंगे वो कंपेयर करेंगे दो लोगों के बीच में। कितने लोगों के बीच में? दो सब्जेक्ट्स के बीच में। क्लियर? अब यूज कैसे किया जाएगा? अगर एज है आपके सेंटेंस में तो इट इज यूज्ड फॉर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव कंपैरिजन। एज को हम सेंटेंस में दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कंपैरिजन के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर वहीं सो एज यूज होना होगा तो हम बोलेंगे कि इट इज ओनली यूज्ड फॉर नेगेटिव कंपैरिजन। हम क्या बोलेंगे? दैट इट इज ओनली यूज्ड फॉर नेगेटिव कंपैरिजन। क्लियर? जैसे कि रमन इज एज टॉल एज हिज फादर। अब यहां पे सिमिलर कंपैरिजंस है, ठीक है, रमन उतना ही लंबा है जितना उसके फादर लंबे हैं। सो बेसिकली बोथ द कंपैरिजंस हियर ऑफ द सेम कैटेगरी। फाइन। उसी तरीके से शी इज एज ब्यूटिफुल एज हर सिस्टर। वो उतनी ही ब्यूटिफुल है जितनी उसकी सिस्टर है। तो यहाँ शी और हर सिस्टर में कंपैरिजन करते वक्त सिमिलैरिटी क्या निकल के आ रही है कि दोनों इक्वली ब्यूटिफुल है। पॉजिटिव कंपैरिजन, राइट? नाउ मैनस्लॉटर इज नॉट सो बैड एज मदर। नॉट आ गया ना, नॉट आ गया ना। तो अगर नॉट आ रहा है आपके सेंटेंस में तो इसका जो रेफरेंस जाएगा या जो रेफर करेगा वो क्या होगा? वो नेगेटिव होगा। यस और नो? वो क्या होगा आपके सेंटेंस में? नेगेटिव होगा। तो मेरा करेक्शन कैसा बनेगा? मैनस्लॉटर इज नॉट सो बैड एज मर्डर। क्लियर? सो बेसिकली अब आपको क्या क्या याद रखना है कि अगर हमारे सेंटेंस में एज या फिर सो एज यूज होगा तो दोनों के दोनों हमारे दो सब्जेक्ट्स के बीच में क्या करेंगे? कंपैरिजन करेंगे। कितने सब्जेक्ट्स के बीच में? दो सब्जेक्ट। अगर एज है तो वो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर सो एज है तो वो सिर्फ नेगेटिव कंपैरिजन के लिए ही जाएगा। क्लियर? लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट वी हैव एज मच एज एंड एज मेनी एज। ओके, एज मच एज के साथ भी हम कंपैरिजन करते हैं इन क्वांटिटी। अब यहां पे पर्सन को लेके नहीं हो रहा है। जब पर्सन को लेके था तो हमने क्या यूज किया था? एज और सो एज। लेकिन जब क्वांटिटी का कंपैरिजन होता है, मतलब अनकाउंटेबल का सेंस आ रहा है, कौन सा सेंस आ रहा है बताइए? क्वांटिटी के साथ अनकाउंटेबल का सेंस आ रहा है ना, तब हम जिससे कंपैरिजन करेंगे वो है आपका एज मच एज और एज मेनी एज। क्लियर? नाउ एज मच एज इज यूज्ड विथ अनकाउंटेबल नाउन्स। हम क्या देख रहे हैं कि एज मच एज को हम किसके साथ यूज करते हैं? अनकाउंटेबल नाउन्स को। नाउ मार्क दिस बिकॉज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ठीक है? इन द सेम वे अगर आप एज मेनी एज की बात करते हो तो इट इज यूज विथ काउंटेबल नाउन्स इन प्लूरल। वो किस में यूज किया जाएगा? विथ काउंटेबल नाउन्स व्हेन इन द प्लूरल फॉर्म। नाउ दीज बोथ आर यूज डिफरेंटली। लेट्स सी। देयर इजंट एज मच मिल्क इन द पॉट एज आई एक्सपेक्टेड। मतलब मिल्क पॉट में उतना नहीं है जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था। तो एज मच मिल्क इन द पॉट एज आई एक्सपेक्टेड। यहां पे जो मिल्क आपके सेंटेंस में बोला जा रहा है वो कौन से फॉर्म में बोला जा रहा है? अनकाउंटेबल नाउन्स के फॉर्म में बोला जा रहा है। यस और नो? इन द सेम वे माई पेरेंट्स गिव अस एज मच फ्रीडम एज दे कैन। तो यहां फ्रीडम भी अनकाउंटेबल के सेंस में है तो हम उसके साथ किसको यूज कर रहे हैं? एज मच एज। क्लियर? तो बेसिकली हमने देखा कि हमारे सेंटेंस के दो स्ट्रक्चर भी बन सकते हैं जब हम काउंटेबल कंपैरिजन करते हैं और अनकाउंटेबल नाउन्स में कंपैरिजन करते हैं। हम किससे करेंगे? एज मच के साथ और एज मेनी के साथ। अगर एज मच एज के साथ कंपैरिजन किया जाएगा तो इट विल बी यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन्स, और अगर एज मेनी के साथ किया जाएगा तो इट विल बी यूज्ड विद काउंटेबल नाउन्स इन द प्लूरल फॉर्म। ठीक है? क्लियर? अगर यहां तक आप लोगों को क्लियर है तो लेट्स मूव ऑन फर्दर। नेक्स्ट आते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अदर दो इंपॉर्टेंट सेक्शंस व्हिच इज सेल्डम और नेवर एंड सेल्डम इफ एवर। अब इसमें याद क्या रखना है और एरर करेक्शन कैसा कैसा आया है, अब चलिए वो देखते हैं। सेल्डम के साथ सीधा सीधा मतलब होता है कि सेल्डम मतलब होता है कभी कभी, थोड़ा थोड़ा। ठीक है? कभी कभी का सेंस है, मतलब ये फ्रीक्वेंसी बताता है। ठीक है? ये क्या बताता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम बताता है। ठीक? बोला जा रहा है कि अगर सेंटेंस में ये और के साथ है तो हम नेवर यूज करेंगे,
अगर ये सेल्डम के साथ हम इफ को देखते हैं तो हम किसको यूज करेंगे, एवर को यूज करेंगे। बस ये रूल इतना ही है और आपको इतना ही याद रखना है, ठीक है। अब देखते हैं इसको एग्जाम्पल में कैसे रिलेट करते हैं। अमन सेल्डम और नेवर गोज टू द जिम। अमन सेल्डम और नेवर गोज टू द जिम। अब यहां हम देख रहे हैं कि सेल्डम के साथ और जा रहा है और हम उसके साथ किसको यूज करें, नेवर, जो कि मेरा पहला स्ट्रक्चर है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्ट्रक्चर, अमन सेल्डम इफ एवर गोज टू द जिम, ठीक है, वो कभी कभी ही जिम जाता है। दोनों का सेंस देखो सिमिलर है, लेकिन और है तो नेवर जाएगा, इफ है तो एवर जाएगा। अब एरर करेक्शन कैसा आ सकता है दो स्ट्रक्चर में। लेट्स सी द फर्स्ट सेंटेंस। मान लीजिए कि आप जब एरर करेक्शन कर रहे थे तो यहां लिखा हुआ था अमन सेल्डम और नेवर गोज टू द जिम, और ये सेल्डम आपके साथ होता नो एरर, ठीक। अब मान लो यहां पे अगर आपका नेवर की जगह पे एवर दिया होता, क्या दिया होता, एवर, तो आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन ही नहीं आता। आप सीधे सीधे बोलते भाई कि जाहिर सी बात है सेल्डम है और लगा है तो इसके साथ क्या जाएगा, नेवर हो जाएगा। या बच्चा ये भी तो बोल सकता था कि मैम हम और नेवर बना दें या फिर हम इफ एवर बना दें, ये भी तो सही है। सही है, आप दोनों कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, है ना। लेकिन मान लो ये तो तब ना जब तुम्हारा और नेवर या और एवर जो भी आपके सेंटेंस में है वो एक ही ब्लैंक के अंदर आ रहा है, मतलब दो स्लैश के बीच में आ रहा है ना। मान लो अब ये ऐसा होता, अमन, ठीक है, सेल्डम और नेवर गोज टू द जिम, और फिर आपका सेंटेंस यहाँ पे नो एरर होता। और मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए हम यहाँ पे लिख दिए एवर। अब आपका करेक्शन क्या होता, अब आप कौन से हिस्से को करेक्ट करते? अब तो ये क्वेश्चन आ गया है ना, अब हम किस हिस्से को करेक्ट करते? हम बी को करेक्ट करते या हम सी को करेक्ट करते? अब आप सोच के बताइए कौन सा हिस्सा करेक्ट होता। एक बार थोड़ा सा दिमाग दौड़ा लीजिए। दिमाग में आ रहा होगा कि हम सेल्डम इफ एवर कर दें, या फिर हमको आ रहा होगा सेल्डम और नेवर कर दें। तो दोनों ही केसेस में मेरे जो एरर का प्लेसमेंट है या जो उसका जो सेक्शन हम एरर में पॉइंट आउट करेंगे, मार्क करेंगे, वो अलग हो जाएगा, है ना। अब एग्जामिनर ने किसको सही रखा होगा ये कैसे समझेंगे, है कि नहीं। जो मेन क्वेश्चन है देखो वो इससे यही आता है, ठीक है। देखो क्या याद रखना है आपको, सेल्डम के साथ और था तब ना नेवर आया, मतलब ये और के लिए नेवर आ रहा है, यस और नो। नेवर के लिए और थोड़ी ना आ रहा है, राइट। उसी तरीके से सेल्डम के साथ इफ है तो ना एवर आ रहा है। इसका मतलब हम एवर के लिए इफ को नहीं ले रहे, हम इफ के लिए किसको ले रहे हैं, एवर को ले रहे हैं, राइट। तो अगर मेरा ऐसा कभी स्टेटमेंट दिख जाए तो आप कुछ नहीं फॉलो करोगे, आपको दिखेगा सेल्डम और आप इसके साथ करेक्शन करोगे, एवर हटाकर क्या बिठाओगे आप, नेवर बिठाओगे। आई होप इट इज क्लियर, राइट। मतलब आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो सिर्फ रूल याद रखना जरूरी नहीं होता, किस स्लैश के अंदर वो जा रहा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हो सकता है स्ट्रक्चर ही किसी और को फॉलो करता हुआ चल रहा हो, है ना। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपका जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो किसी और को फॉलो करके चल रहा हो। अगर ऐसा कभी होता है तो इसको ध्यान दीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी आधे से ज्यादा टाइम बच्चे गलती कर देते हैं। क्लियर। ये तो थे आपके सेल्डम और एवर के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स। लास्ट हम आपको एक सिंपल सी ट्रिक समझाना चाहते हैं। आपको पता होगा कि आपके सेंटेंस में कई बार सो के साथ दैट को यूज किया जाता है। देखो एज हम बता चुके हैं, सो एज, है ना। सो के साथ दैट को भी यूज करते हैं। अब हम इसको कैसे यूज करते हैं, याद बस इतना रखना कि हम इससे इंपैक्ट दिखाते हैं। मतलब यहां पे कोई एक्शन होता है जिसका इंपैक्ट दैट के साथ दिखाया जाता है। जैसे अगर हम बोल रहे हैं द टीचर लुक्ड एट द बॉय, आपको आपका कंजंक्शन मिल गया पहला, एट द बॉय इन सो मच एंगर, यहां तक तो टीचर का एक्शन है कि टीचर ने बॉय को इतने गुस्से से देखा दैट ही began to cry. The teacher looked at the boy in so much anger that he began to cry. जब आप यहां देख रहे हो तो यहां पे at so much anger, यहां पे so दिख रहा है आपको, सॉरी at की जगह नहीं होगा, so होगा, so much anger होगा, that he began to cry में that और so आपके सेंटेंस में कंजंक्शन का काम कर रहे हैं, है ना। देखो हमने क्या बोला, टीचर के एंग्री लुक का बॉय पे इंपैक्ट क्या पड़ा, दैट ही बिगैन टू क्राई। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको सेंटेंस में, यहाँ पे दिख रहा है आपको उसका इंपैक्ट। तो बेसिकली याद रखिएगा, अगर आपके सेंटेंस में कभी भी ऐसा होता है कि आपको एक्शन और एक्शन का इंपैक्ट दोनों दिख रहा है तो आप उसके साथ किसको रिलेट करोगे, हमेशा सो दैट को रिलेट करोगे। इज दैट क्लियर?
यहाँ तो थे आपके कंजंक्शन के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो इसका जानना जरूरी था। नेक्स्ट डे जब आपसे मुलाकात होगी तो कंजंक्शन चैप्टर के एरर करेक्शंस के साथ होगी। बी प्रिपेयर्ड, रिवाइज योर एक्सरसाइज, टिल देन कीप रिवाइजिंग एंड थैंक यू।